नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर में और हमारे साथ हमारे खास मेहमान इंजीनियर संजय कुमार जी मौजूद हैं। सर का जो एक्सपर्टीज़ है, खासकर जो एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग क्षेत्र है, बड़ा ही उम्दा इनका एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी जानकारी सर हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। थैंक यू वेरी मच इमरान भैया, थैंक यू। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर में जो आपका विभाग है वो कौन सा विभाग है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। किसान भाइयों, ये हमारा विभाग कृषि अभियंत्रण से संबंधित है और कृषि अभियंत्रण का तात्पर्य ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी खास करके इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होती है, उन टेक्नोलॉजी से संबंधित हम ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं। मसलन अगर कोई नई तकनीकी सिंचाई में आई, जैसे ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, जल की बचत कैसे करें, या नए नए इम्प्लीमेंट्स हैं, ट्रैक्टर हैं, नए नए मशीनें जो आ रही हैं जो कृषि कार्यों को सुगम तरीके से कार्य कर सकती हैं, इस प्रकार की तमाम तकनीकी हैं। जैसे नए नए अब रोबोट भी आना चालू हो गए हैं, ड्रोन भी आना चालू हो गए हैं। इन सब जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके बारे में ये हमारा विभाग डील करता है। तो वर्तमान में सबसे जो मुख्य विषय है आजकल खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि इम्प्लीमेंट की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी या इंटेंसिटी जो खेती की है, जो लगभग 145% के आसपास है, तो खेत बिल्कुल नहीं खाली रह पा रहा है, जिससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी लगातार गिर रही है। और मज़े की बात यह है कि जो भी हम पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर रहे हैं, उस फर्टिलाइज़र के कुछ भाग आपके ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल में भी आने लगे हैं, जबकि भूजल का जो हिसाब किताब है ये अंदर सभी जगह से जुड़ा रहता है। इसका मतलब अगर कोई किसान अपने खेत में अगर कोई खाद या दवाई डाल रहा है, अगर उसका रिसाव होकर भूजल में पहुंचता है, तो इसका मतलब वो किसान के अलावा बाकी किसान भी उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये आज के विषय की तकनीकी का सबसे ज्वलंत विषय है, जो न कि हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, अप्रत्यु पशुओं पर भी इसका प्रभाव परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से पड़ रहा है। सर अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बड़ी ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन खासकर जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट्स की, तो अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये हमारा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं सोयल फर्टिलिटी पे, सोयल के ऊपर इसका काफ़ी इफ़ेक्ट आ रहा है। तो क्या हम इम्प्लीमेंट्स के माध्यम से या ये कहें कि कृषि यंत्रों के माध्यम से इसमें कुछ बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा बदलाव करके, कि कुछ नई चीज़ लाके और बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल किसान भाइयों, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि एक्चुअली हमारी सॉइल की फर्टिलिटी में क्या होती है और वो कैसे इफ़ेक्ट हो रही है आपके इम्प्लीमेंट के इस्तेमाल करने की वजह से। सबसे पहले तो ये समझना होगा, तभी आप जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आप परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि किसी भी खेत के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो लगभग 0.8 से 1% होना चाहिए। अच्छा, 0.8% से 1% का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए 1 एकड़ खेती है आपकी, जिसकी आप 4 या 5 इंच गहराई तक जुताई करते हैं, तो कुल मिला के आप लगभग 10 से 12 लाख किलो मिट्टी की अल्टा पल्टी करते हैं या ऊपर से नीचे करते हैं। यही मिट्टी अल्टा पल्टी करते हैं, यही मिट्टी चूँकि हमारे काम की रहती है, इसी में हम फसल लगाते हैं। तो इसी मिट्टी के अंदर 1% होना चाहिए। अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 1% का मतलब हो गया लगभग 10 से 12 टन कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर होना चाहिए। लेकिन जब हम वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम सॉइल में अपने परीक्षण प्रयोगशाला में सॉइल टेस्टिंग करते हैं, तो ये कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मुश्किल से 3 या 4 टन आ रही है। इसका मतलब हम प्रति एकड़ लगभग 4 से 6 टन कार्बनिक पदार्थों की कमी है। अब किसान भाइयों, दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि भाई कार्बनिक पदार्थों की कमी से आखिर प्रभाव क्या पड़ रहा है। आप इसका एकदम सबसे सिंपल तरीका है, देखिए, अगर आप कूड़ी की खाद को
2 फीट ऊंचाई तक अगर आप रख लें और उतनी ही ऊंचाई तक आप मिट्टी के ढेर को रख लें और दोनों में 2-2 बाल्टी पानी डाल दें और गर्मी के महीने में दोनों ढेरों को छोड़ दें, तो आप ये पाएंगे कि 15 दिन बाद कूड़ी की खाद में, जिसमें कि कार्बनिक पदार्थ ही केवल है, उसमें नमी बरकरार रहेगी जबकि मिट्टी एकदम सूख जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कार्बनिक पदार्थ के अंदर ये क्षमता होती है कि वो पानी को खेत के अंदर पकड़ के रख सकता है। इसकी कमी हो गई तो हमारा खेत पानी को पकड़ के रख नहीं पाएगा। और जब रख नहीं पाएगा तो वो पानी में जो भी आप अप्लाई करेंगे, चाहे खाद या पेस्टिसाइड या वीडिसाइड जो भी अप्लाई करेंगे, या तो वो सूर्य की गर्मी की वजह से उड़ के वातावरण में जाएगा, वो भी हम सांस के माध्यम से लेंगे, मनुष्य के लिए नुकसान होगा, या तो रिस्क करके वो ज़मीन के पानी के अंदर पहुंचेगा। ये बड़ी भारी समस्या आ गई है पूरे देश के अंदर कार्बनिक पदार्थ की कमी की वजह से। खास करके हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे स्थिति और बदतर होती जा रही, क्योंकि यहाँ पे फसल की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, 145 है करीब लगभग। तो इसकी वजह से खेत खाली छोड़ा नहीं जाता है, तो लगातार आप लेते रहते हैं, लगातार आप फर्टिलाइज़र भी देते रहते हैं, तो लगभग 15 ppm पेस्टिसाइड और या यूरिया भूजल में पाया जाने लगा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। अब जहाँ तक रही इम्प्लीमेंट की बात किसान भाइयों, तो चूँकि कार्बनिक पदार्थ कोई खाद नहीं होता है कि जिसका सेवन हमारे जो फसलें करें। कार्बनिक पदार्थ जब बनता है क्रॉप रेजिड्यू से तो कुछ हमें पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन कार्बनिक पदार्थ कोई पोषक तत्व नहीं होता है। लेकिन कार्बनिक पदार्थ की कमी से पानी की धारण करने की ज़मीन की क्षमता कम हो जाती है। तो ये अचानक कम इसलिए हुआ क्योंकि हम बार बार जुताई करते हैं, तो हमारी मिट्टी जो है बार बार सूरज की और वातावरण के संपर्क में आती है, तो जिससे कार्बनिक पदार्थ का क्षय जो है धीरे धीरे होता रहता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ का क्षय जो होते होते 0.8% तक पहुंच गया है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हम कम से कम जुताई करें, जिससे कम से कम जुताई करने से हमारी मिट्टी वातावरण के संपर्क में और सूरज की रोशनी में कम से कम आएगी, तो जिससे कार्बनिक पदार्थों का क्षय कम से कम होगा। दूसरी बात, अगर हम क्रॉप रेजिड्यू को, फसल अवशेष के थोड़े भाग को छोड़ दें और उसको फसल में ही जुताई के दौरान मिला दें, जुताई के दौरान उस फसल के रेजिड्यू को मिला दें, तो थोड़ा सा कार्बन रेजिड्यू आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो इसका कार्बन रेजिड्यू बढ़ता रहेगा या जीवाश्म पदार्थ बढ़ता रहेगा, तो आपके जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, इससे आपके उर्वरक धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो जिससे आपके फसल की उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर ये जल धारण करने की क्षमता अगर आपके मिट्टी की घटती है, तो इसका मतलब उर्वरक धारण करने की क्षमता भी घट गई। जब उर्वरक को धारण नहीं कर पा रही है हमारी मृदा, तो वो फसलों को कहाँ से प्रोवाइड कर पाएगी, तो निश्चित रूप से आपकी उत्पादकता कम होगी। तो ये एक कंसर्न सब्जेक्ट है। अब रही बात इसमें मैकेनाइजेशन की, जैसा कि आप चाह रहे हैं कि मैकेनाइजेशन के ऊपर कुछ कहा जाए, तो मैं किसान भाइयों से एक बहुत संजीदगी से एक बात करना चाहूँगा कि आप 5 साल के अंतराल पे एक गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने का तात्पर्य यह है कि 5 साल के अंतराल पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 बीघे खेत है, तो उसको 5 भागों में बांट लीजिए और एक भाग की गहरी जुताई इस साल करिए, फिर दूसरे भाग की अगले साल करिए। इस तरह से 5 साल के चक्र पे आप दोबारा आ जाएंगे। अच्छा, गहरी जुताई करने से क्या था कि अब खेती हो रही है इम्प्लीमेंट से, ट्रैक्टर एक भारी इम्प्लीमेंट है, उसके साथ आप प्लाऊ जोड़ते हैं या कल्टीवेटर जोड़ते हैं तो और भारी हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जितनी जो जुताई कर रहे हैं आप, वो पोर्शन तो भुरभुरी हो जा रही है, लेकिन उसके कि नीचे का जो पोर्शन है वो हार्ड पैन बनता जा रहा है। तो हार्ड पैन बनने की वजह से जो हम सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई में भी थोड़े लवण रहते हैं। जी। तो वो लवण जो है उस हार्ड पैन की वजह से नीचे नहीं जा पाते हैं, उनका रिसाव नहीं हो पाता। तो जिससे हमारे खेत की उर्वरता प्रभावित होती है। तो हमें 5 साल में एक बार उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। नंबर दूसरी बात,
अगर आप गहरी जुताई करते हैं तो जो भी पदार्थ है आपका क्रॉप रेजिड्यू का वो भी पलट करके ज़मीन में मिल जाएगा और आपके कार्बन के जीवाश्म की मात्रा भी इसी तरह से बढ़ाने में आपको सहायक होगी। इसका प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। सर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी है। एक सवाल मेरा था, सामान्य रूप से जब एक किसान खेत की जुताई करता है तो उसमें लगभग कितने सेंटीमीटर या क्या उसका एक जो मापक होता है, लगभग कितनी गहराई में उसको जुताई करनी चाहिए होती है? जब भी किसान जुताई करे तो मैंने कहा कि 5 साल में गहरी जुताई करनी चाहिए। तो 5 साल में जब गहरी जुताई का तात्पर्य है तो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी, जिसके जुताई के लिए हमेशा प्लाऊ का इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेकिन प्लाऊ का इस्तेमाल करने से पहले एक चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि अगर आप 25-30 सेंटीमीटर के नीचे अगर आप खुदाई करके देखें, पहले अगर आप देखते हैं कि आपकी मिट्टी बलुई या पीली आ जाती है, तब आपको इम्प्लीमेंट सेलेक्ट करने में सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर पीली और बलुई मिट्टी आ जाती है तो आपको कोई भी ऐसा यंत्र नहीं इस्तेमाल करना है जिससे मिट्टी पलटे, तब आपको चीजलर इस्तेमाल करना है। चीजलर का मतलब वो पतली सी एक लाइन खींचता हुआ जाएगा, मिट्टी को पलटेगा नहीं। तो जब तक गहरी जुताई चीजलर से करना है। अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आप एमबी प्लाऊ या डिस्क प्लाऊ का इस्तेमाल करें। और नॉर्मल दिनों की जुताई में जैसा आप करते हैं तो हैरो से जुताई आप जो करते हैं, जो कि 4 या 5 इंच गहराई होती है, और उतना ही सफिशिएंट है आपके किसी फसल को लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम बात करते हैं मिट्टी का जो लेवल होता है, कहीं ना कहीं देखिए हम यहाँ पे बात वाटर सेविंग की भी कर रहे हैं, पानी की भी सेविंग की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ सिंपल सी चीज़ है कि फ्लड इरिगेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जब हम वाटर ये लेजर लैंड लेवलर की किसान भाई उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे जो मिट्टी है वो समतल होकर एक लेवल पर आ जाती है खेत, तो उससे कितना प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभावित पड़ता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चूँकि ये गन्ने का क्षेत्र है तो यहाँ पे 90 से 95% खेती एरिया जो है गन्ने से आच्छादित है, और गन्ना साल भर की फसल है। इस गन्ने के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी लगता है, क्योंकि साल भर में आपका लगभग 11 से 12 सिंचाई करते हैं। और यहाँ के किसानों का जो मैं ग्राउंड लेवल पे अगर सर्वे करता हूँ तो ये पाता हूँ कि जैसे बिजली आई उनका ट्यूबवेल स्टार्ट हो जाता है और ये पानी आप देते रहते हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक, एस्टिमेट के मुताबिक, अगर 1 हेक्टेयर लैंड है तो लगभग 4 से 5 करोड़ लीटर पानी साल भर में ये 1 हेक्टेयर में खर्च करते हैं। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे मेरठ ज़िले के अंदर जितना भी गन्ने से आच्छादित क्षेत्र है उसके अंदर कितना पानी इस्तेमाल करता है, जबकि पानी की आवश्यकता मुश्किल से 40 से 50 लाख लीटर ही है पूरे साल भर में गन्ने के लिए। अच्छा किसान भाई, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगा। यदि आपके खेत में पानी लगाने के लिए एक नाली है, अगर आप नाली के किनारे की गन्ने की फसल को देखेंगे तो वो बाकी एरिया से गन्ना थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप उस नाली के माध्यम से दूसरे खेत में पानी ले जा रहे हैं, लेकिन रिस के वो आपके बगल में थोड़ा थोड़ा पानी आपके गन्ने को लगातार मिल रहा है, तब वो फसल अच्छी है। देखिए, तो इसका मतलब ये फ्लड इरिगेशन किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है जी। जितनी पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी दीजिएगा, आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। अब चूँकि गन्ने का क्षेत्र है, अगर हम गन्ने की उत्पादकता की बात करें तो ये 1 हेक्टेयर में एक गन्ने की उत्पादन क्षमता लगभग जी, आप सोचिए कितना कुंटल है। आप 700 कुंटल, 800 कुंटल, 900 कुंटल, 1000 कुंटल, बहुत अच्छा किसान 1100 कुंटल लेता होगा, 1200 लेता होगा, जबकि है 2500 कुंटल क्षमता जी। लेकिन हम इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए हमें गन्ने का टाइमिंग बदलना पड़ेगा और वैज्ञानिक दृष्टि से खेती करनी पड़ेगी। लेकिन इस क्षमता को आप कम से कम 1500 कुंटल तो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, केवल एक काम करके कि गन्ने को पानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से आप देना प्रारंभ कर दें। और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आप फर्टिगेशन सिस्टम लगाएं, यानी फर्टिलाइज़र और इरिगेशन यानी सिंचाई और
साथ में खाद की सप्लाई भी एक साथ करना शुरू कर दें। अब इससे होगा क्या किसान भाइयों कि आपकी वापसा की स्थिति हमेशा आपके गन्ने की जड़ों पे बनी रहेगी। वापसा की स्थिति मतलब कि आपके खेत के अंदर जितना पानी चाहिए वो पानी मिल रहा है, जितनी हवा चाहिए वो मिल रही है, और जितना सांद्रता मतलब छिद्र हवा के लिए वो सब मिल रही है, वायु पानी सांद्रता, ये तीनों चीज़ों की स्थिति आपको परफेक्ट हो जाएगी। तो स्वतः जड़ों का जो न्यूट्रिएंट लेने की क्षमता है स्वतः ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी नेचुरली बढ़ जाएगी। तो जैसे ही आपकी फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी बढ़ती है तो आपकी फसल निश्चित रूप से आपकी यील्ड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और साथ में किसान भाई देखते होंगे हर 3 साल बाद आपको 10 फुट का पाइप गड़ाना पड़ रहा है ज़्यादातर इलाके में, भाई मेरठ के जो भी, क्योंकि काफ़ी ब्लॉक हमारे डार्क क्षेत्र में हैं। मुजफ्फरनगर के भी काफ़ी क्षेत्र डार्क हैं, शामली के भी काफ़ी क्षेत्र डार्क हैं, बागपत के तो खैर सभी ब्लॉक ही डार्क एरिया में आ गए हैं। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की काफ़ी ज़िले डार्क जोन में हैं आज की डेट में। तो इन डार्क जोन के एरिया में हम देखते हैं कि 3 साल बाद आपको 10 या 15 फुट की पाइप को ट्यूबवेल को नीचे गाड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब भूजल का स्तर तेज़ी से नीचे जा रहा है, क्योंकि जितना पानी चार्ज नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा हम गन्ने की खेती करने के लिए दोहन कर दे रहे हैं। तो इसका निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव है जी। तो चूँकि खेती, किसान भाइयों एक बात आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से सोचिए कि भाई खेती आप ही नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी, क्योंकि खेती का कोई विकल्प नहीं है जी। खेती तो करना ही है, खेती सबके लिए मतलब चाहिए चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। और मैं मतलब एक लाइट मूड में एक बात कहना चाहूँगा कि अगर दुनिया का कोई सबसे इम्पोर्टेंट काम है तो वो खेती है, बाकी काम बाद में है जी। हवाई जहाज़ बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फाइटर जेट बनाना जी। खेती का काम इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा। भोजन नहीं तो हम नहीं, बहुत सही बात की, सिंपल कह रहा हूँ, भोजन नहीं तो हम नहीं तो क्या बनाएंगे आगे। तो खेती को इतना हल्के में जितना किसान भाई लोग लेते हैं उतने हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और उसी अनुसार अपने आप को ढालने की ज़रूरत है, और नई नई तकनीकियाँ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है या उसको अंगीकृत करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से बड़े ही विस्तार पूर्वक तरीके से इंजीनियर संजय कुमार जी ने हमें जानकारी दी और इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।